हल्दी लगने के बाद शिवी को उसके कमरे में ले जाया गया और वहां से वो सीधा बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े उतार दिए और नहाकर बाहर आई। उसने थोड़ी सी आराम करने का सोचा और बेड पर लेट गई। अब दुल्हन है तो थकान तो होगी ही। शिवाक्षी बेड पर लेटकर रुद्र और लूकस के बारे में सोच रही थी। उसका जी घबरा रहा था ये सोच सोच कर कि वो खतरनाक आदमी इस वक्त मुंबई में ही है और रुद्रम का पता लगा रहा है। शिवाक्षी को रुद्रम की चिंता हो रही थी, तभी उसके फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आया। शिवी ने अपना फोन लिया और देखा कि एमआर हैंडसम का मैसेज आया हुआ है, जिसमें उसने बड़े रूखे सूखे शब्दों में लिखा था कि अपनी तस्वीर भेजो वरना आ रहा हूं तुम्हारे आश्रम। शिवाक्षी ने अपना माथा पीट लिया और गैलरी से अपनी एक फोटो रुद्रम को भेज दी। रुद्र ने तुरंत उस तस्वीर को देख लिया पर कोई जवाब नहीं दिया। ये देख शिवी को बुरा लगा तो उसने फोन रख दिया। तभी उसका फोन बजने लगा। उसे उठा कर देखा कि सीएम साहब का कॉल आ रहा था। शिवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फोन उठा लिया। सामने से रुद्रम उसे परेशान करते हुए बोला, अब इतना भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, रस भरी थोड़ा सब्र ही कर लेती। तुम्हें पता है ना, मैं ये फालतू के इमोजी वगैरह यूज नहीं करता। शिवाक्षी, जी एमआर बोरिंग मुझे पता है। रुद्रम, अच्छा मैं बोरिंग हूँ तो ठीक है। अब कल रात को बताता हूँ कि बोरिंग किसे कहते हैं। ठीक आहे माझी रसभरी। शिवाक्षी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी रुद्रम बोला, तुम नूर हो जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। कहाँ तो था मेरी जिंदगी का सूरज हो तुम। तुम्हें किसी के तारीफ की जरूरत नहीं। और आज तो पूरा सूरज ही लग रही थी। रुद्रम की तारीफ सुनकर शिवाक्षी खुश हो गई और प्यार से मुस्कुराने लगी। रुद्रम ने कहा, किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझ पर मेरी काबिलियत पर यकीन होना चाहिए तुम्हें। शिवाक्षी, पूरा यकीन है, जीत आपकी ही होगी। दोनों कुछ देर तक यूं प्यार से बातें करते रहे। कुछ देर बाद काकी ने शिवी को मेहंदी के लिए रेडी रहने के लिए कह दिया। शिवाक्षी ने बड़ी मुश्किल से फोन काटा था। रुद्र तो मान ही नहीं रहा था। शिवाक्षी मेहंदी के लिए रेडी होकर हॉल में सोफे पर बैठा गई थी और ज्योति जी ने उसके लिए स्पेशल मेहंदी वाली भिजवाई थी जो शिवी को मेहंदी लगा रही थी। शिवाक्षी बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने अपने बाल खुले रखे थे और गुलाबी और हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसका ब्लाउज हरे रंग का था और चुनरी पीले रंग की। मेहंदी वाली ने शिवी से पूछा, मैडम दूल्हे का नाम लिख दे। शिवाक्षी, हाँ, पर कुछ इस तरह से लिखना कि उन्हें ढूंढने में काफी परेशानी हो। मेहंदी वाली की हंसी आ गई और वो बोली, क्या नाम लिखे? मतलब उनका पूरा नाम लिखना है या कुछ अलग तरीके से? शिवाक्षी मुस्कुराई और बोली, सिर्फ रुद्रम लिखिए। मेहंदी वाली अपना काम करने लगी। सभी लोग खुशी मना रहे थे। आसपास औरतें गीत गा रही थी, बच्चे खेल कूद कर रहे थे और कुछ बच्चे जैसे कि हमारा विशु ढोल पर नाच रहे थे। काकी बाकी सब तैयारी संभाल रही थी। कल शाम के 4 बजे शिवाक्षी और रुद्रम के फेरों का मुहूर्त निकला है। गायकवाड़ विला में पूरा विला लाइट से और फूलों से सजाया गया था। घर में चहल पहल मची हुई थी। ज्योति जी बहुत खुश थी और सारी तैयारी करवा रही थी। रुद्र के छोटे भाई बहन भी खुशी से सब कुछ संभाल रहे थे। शादी में किसी भी बाहर के आदमी को नहीं बुलाया गया था और अब तक पूरे देश में ये खबर
फैल चुकी थी कि यंग सीएम साहब की शादी होने जा रही है, पर दुल्हन कौन है ये किसी को पता नहीं चल पाया है। सबके लिए ये एक सदमे जैसा ही है कि रुद्रम जैसा खड़ूस आदमी शादी करने जा रहा है। काफी लड़कियों का दिल टूट गया था ये खबर सुनकर। ज्योति जी रुद्रम के रूम में गई, जहां वो मेहंदी के कपड़े पहने हुए लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसे देखकर ज्योति जी ने अपना माथा पीट लिया और उसके पास जाकर बोली, बस करो, कितना काम करोगे? तुम्हारी ही शादी है, समझे, थोड़ा आराम करो, बाहर सबके साथ बैठो, बातें करो। पर नहीं, कमरे में घुसकर अपने ये खुफिया काम करने में लगे हो बस। हम जानते हैं कि बहुत काम होते हैं, तुम्हें सीएम हो और तो और रॉ के चीफ भी, पर उसके साथ साथ तुम एक बेटे और पति भी हो। रुद्रम ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी रौबदार आवाज में बोला, पानी पी लीजिए, आपने बिना रुके काफी कुछ बोल दिया है। ज्योति जी, मैं पी लूंगी, पहले आओ तुम मेहंदी लगवा लो। रुद्रम, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, मैं ये फालतू के काम नहीं करता। वो लड़कियों के काम है और आपकी बहू लगवा रही होगी, उतना काफी है। ज्योति जी, शगुन की तो लगवा लो, अब इतनी बात तो मान लो अपनी माँ की। इतने साल तरसी हूँ तुम्हारे प्यार के लिए, अब जाकर सब हासिल किया है तो ये छोटी सी खुशी नहीं दे सकते अपनी आई? रुद्रम ने लैपटॉप साइड में रखा और बेड से खड़ा हो गया। उसने अपने कुर्ते को ठीक किया और अपनी आई के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलिए। ज्योति जी खुश हो गई और रुद्रम को अपने साथ बाहर ले आई। रुद्रम बिना किसी भाव से सोफे पर बैठ गया और मेहंदी वाली उसके पास आने लगी तो उसने उन्हें रोक दिया। ज्योति जी समझ गई और मेहंदी का कोण लेकर उसके पास आई और बैठ गई। उन्होंने रुद्रम का हाथ पकड़ा और उस पर प्यार से लिखा अ लव्स। ये देखकर रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान को देखकर दूर खड़ा पाटिल बहुत खुश हो रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, बप्पा, इनकी ये अनमोल मुस्कान यूं ही बनाए रखना। भाऊ और वहिनी को हमेशा साथ में और खुशी से रखना। भाव का ये मिशन अब ज्यादा लंबा नहीं रहा है, अब बस उस लूकस को पकड़कर मौत के घाट उतारना है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। रुद्रम अपनी मेहंदी को देखकर सोच रहा था कि उसने तो इतनी ही मेहंदी लगाई है, पर उसकी रसभरी ने तो पूरा हाथ भर लिया होगा। रुद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ और ज्योति जी से पूछ रहा वापस अपने कमरे में चला गया। उधर शिवाक्षी के भी हाथों में और पैरों में मेहंदी लग चुकी थी। शिवाक्षी को देखकर काकी की आंखों में आंसुओं की बौछार शुरू हो गई। आज उनकी शिवू बहुत खूबसूरत लग रहा थी, एकदम नाजुक सी रसभरी लग रही है, जो कल हमेशा के लिए सबको छोड़कर अपने रुद्रम के पास चली जाएगी। विशु को ये सब पता नहीं था, वरना वो रो रो कर पूरे आश्रम को इकट्ठा कर देता। पर कल तो उसे भी पता चला ही जाएगा। रुद्रम और शिवाक्षी की मेहंदी भी हो चुकी थी। दोनों आज अगर साथ में खड़े होते तो बिल्कुल ऐसे लगते। शिवाक्षी की मेहंदी सूख जाने के बाद उसने उस पर सरसों का तेल लगाया और कुछ देर बाद मेहंदी को उतार दिया। उसके हाथों और पैरों के रंग को देखकर सब लोग हैरान रह गए। मेहंदी का रंग काफी गहरा आया था। अब ये सच ही है कि रुद्र बहुत प्यार करता है शिवी से। काकी ने उसकी मेहंदी की नजर उतारी और उसे काला धागा पहना दिया। रात काफी हो रही थी, इसलिए शिवी अपने रूम में चली गई थी। अब उसे फेरों से पहले कहीं नहीं बाहर जाने की छूट नहीं थी। अपने कमरे में आकर शिवी ने अपने कपड़े बदल लिए और बेड पर बैठकर अपना सूटकेस
पैक करने लगी। तभी विशु उसके पास आया और बैठकर बोला, बैग क्यों पैक कर रही है? कहीं जा रही है क्या? विशु की बात सुनकर शिवी के आंखों में आंसू आ गए। उसने बैग को साइड में रखा और विशु को अपनी गोद में बिठाकर उसके कस कर पकड़ लिया। विशु ने भी उसे पकड़ लिया और बोला, तू कितनी प्यारी लग रही है, एकदम गोरी गोरी। मुझे तेरी जैसी ही पत्नी ला कर देना। हा, फिर हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे और तुझे परेशान भी करेंगे। शिवाक्षी परेशान हो रही थी। उसे विशु की चिंता हो रही थी। वो जानती है कि विशु उसके बिना नहीं रह सकता। जब उसके पास आश्रम नहीं था तब से विशु उसके साथ रहता था। 1 साल के अनाथ बच्चे को शिवी ने माँ की तरह पाला है और अब यूं उसे खुद से दूर कैसे कर सकती है। विशु उससे बातें करने लगा और शिवी उसे प्यार से महसूस करने लगी। वो उसे खुद से दूर नहीं कर सकती है, पर रुद्रम को कैसे समझाएगी वो? उसने सब कुछ बप्पा पर छोड़ दिया और विशु को लेकर बेड पर लेट गई। विशु उसके लिए उसके बेटे की तरह ही था। अगले दिन, आज वो दिन था जब रुद्रम और शिवाक्षी हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे हैं। शाम के 4 बज के फेरे थे और फेरे आश्रम में ही रखवाए गए थे क्योंकि वो ही शिवी का मायका था। आश्रम के बड़े से गार्डन को बहुत अच्छे से सजाया गया था और एक सुंदर सा बड़ा मंडप भी सजाया संवारा गया था। फेरी में पहले दोनों पक्षों ने अपने अपने रीति रिवाज कर लिए थे जो मराठियों में होते हैं। आज शादी से पहले काफी छोटी छोटी रस्में निभानी थी दोनों पक्षों को। रुद्रम के आज भी जरूरी मीटिंग चल रही थी जो विला के स्टडी रूम में चल रही थी। ज्योति जी ने काफी मना किया था पर वो जिद्दी आदमी गुस्सा करने लगा तो सबको मानना पड़ा। शिवाक्षी ने कई बार अपने आई बाबा को कॉल किया कि कम से कम आज के दिन तो उसकी खुशियों में शामिल हो जाए, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। शिवाक्षी काफी रोई थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। वो कल रात से ही रो रही थी और उधर रुद्रम का दिल भी बेचैन हो रहा था। मीटिंग के बीच में उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गुस्से से बोला, क्यों परेशान हो रही हो? क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो? जब कह दिया है कि कोई हो ना हो, लेकिन मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ। बस कुछ घंटे और रुक जाओ, फिर तुम्हें सबसे दूर ले आऊंगा खुद के पास मेरी रस भरी। रुद्रम वापस मीटिंग पर ध्यान देने लगा। आश्रम में लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी और थोड़ी बहुत जो बची थी वो करवाई जा रही थी। काकी ने शिवी ने छोटी मोटी जो भी रस्में होती हैं सब करवा ली और उसे बड़ी मुश्किल से समझा कर चुप करवाया और थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में भेज दिया, क्योंकि बाद में उसे आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा और कुछ देर बाद उसे शादी के लिए तैयार भी तो होना है। विशु शिवी को जबरदस्ती अपने हाथ रूम में ले गया और उसे बेड पर लेटाकर उसके माथे को हाथ फेरने लगा। शिवाक्षी अपनी लाल आंखों से उसे प्यार से देखती हुई सो गई। विशु को उस पर बहुत प्यार आया और उसने सोती हुई शिवी की एक तस्वीर लेकर रुद्रम को भेज दी और लिख दिया कि ये थोड़ी देर आराम कर रही है, इसे जगाना मत। रुद्रम ने शिवी का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर प्यार भरी आकर्षक मुस्कान आ गई। हालांकि वो समझ गया था कि ये काम विशु ने ही किया है। रुद्र ने उसकी तस्वीर पर हाथ रखा और हसीन अंदाज में बोला, जितनी नींद लेनी है ले लो आराम से, क्योंकि आज तो नींद उड़ने वाली है, हम जो मिलने वाले हैं। रुद्रम की मीटिंग खत्म हो गई थी और वो सीधा अपने रूम में चला गया जहां पर कई नौकर खड़े थे और उनके हाथों
में रुद्रम के दूल्हे के कपड़े और कुछ गहने थे जिन्हें मराठी दूल्हे पहनते हैं। उनके पास ज्योति जी, रेयांश और शेखर जी भी खड़े हुए थे। रुद्रम बिना किसी भाव से अपने रूम में आया। उसने अपने लैपटॉप को साइड में टेबल पर रख दिया और सबको घूरने लगा। शेखर जी आगे आए और बोले, रुद्रम, अब वक्त आ गया है कि दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को हमेशा के लिए खुद का बनाकर अपने साथ ले आएं। रुद्रम रूम की दीवार पर लगी हुई बड़ी सी घड़ी को देखा जिसमें दिन के 2 बज रहे थे और शाम के 4 बजे फेरों का शुभ मुहूर्त था। रुद्रम का दिल बेचैन हो उठा। ये बेचैनी थी शिवाक्षी को जल्दी अपने पास लाने की। ज्योति जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक हम सब भी तैयार हो जाते हैं। इतना कहकर ज्योति जी रूम से बाहर चली गई। रुद्रम ने नौकर के हाथ से अपने कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चला गया। तब तक शेखर जी भी तैयार होकर रुद्रम के रूम में आ गए थे। कुछ देर बाद वो अपने मराठी लुक में बाहर आया। शेखर जी गर्व से उसे देख रहे थे। उन्होंने उसकी खूबसूरती देखकर विशु खुशी से उछल रहा था। आज उसकी शिवू खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसके जैसा खूबसूरत कोई लग ही नहीं सकता। विशु की नजरों को खुद पर देखकर शिवी धीमे से बोली, बस कर, अब पगला गया है क्या? कब से घुर रहा है? एक तो पहले से ही मुझे इतनी शर्म आ रही है। विशु हंसते हुए, अरे तो तू हैंडसम अंकल से कितना शर्माएगी, क्योंकि वो तो तुझे पूरी शादी में घूरते रहेंगे और फिर पूरी लाइफ भी। शिवाक्षी के जिस्म में अजीब सी गुदगुदी होने लगी और वो मुस्कुराने लगी। तभी उसके कानों में गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ ढोल नगाड़े बजने लगे। विशु समझ गया था और खुशी से झूम उठा। उसने शिवी के घुटनों को चूमा और तेजी से रूम से बाहर चला गया। शिवाक्षी गहरी सांस लेने लगी। उसका दिल घबरा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करने लगी। गायकवाड़ परिवार पहुंच चुका था और काकी बाकी सभी के साथ उनका स्वागत करने के लिए आई। ढोल नगाड़े बजने लगे। गाड़ी से सभी उतर आए और बाद में शेखर जी बाहर आए। उनके बाद रुद्रम ने अपना एक पैर गाड़ी से बाहर निकाला। सब लोग बेताबी से देख रहे थे। सबको देखना था कि दूल्हे राजा कैसे लग रहे हैं। रुद्रम बड़ी शान और रुतबे से बाहर आया। उसे देखकर और जोर जोर से और जोश से ढोल नगाड़े बजने लगे। रुद्रम पर फूल बरसाए गए। रुद्रम सबसे आगे खड़ा हो गया और सब लोग आश्रम के अंदर चले गए। आश्रम के गेट पर काकी ने रुद्रम की आरती उतारी। उसके माथे पर तिलक लगाकर बोली, देखन दिसत आहे सीएम जी, हैंडसम लग रहे हो सीएम जी। रुद्रम को देखा और खुशी से उसे मराठी पगड़ी पहना दी। बाद में उसके गले में मोतियों का हार डाल दिया और एक पर्पल कलर का शाही शॉल उसके कंधे पर रख दिया। रुद्रम ने अपनी शाही जुतियां पहनी। रुद्रम एकदम तैयार था अपनी शादी के लिए। शेखर जी उसे गर्व से देख रहे थे। उन्होंने उसकी पीठ थपथपा दी और बोले, अब चले। रुद्रम ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने बाबा के साथ रूम से बाहर चला आया। उसके लॉबी में आते ही पूरे हॉल में जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। उसके ऊपर फूल बरसाकर उसका स्वागत किया गया। रुद्रम बड़ी शान से सीढ़ियों से होता हुआ नीचे हॉल में आया। उसे देखकर ज्योति की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने आरती की थाली
ली और उसकी आरती उतारी और उसके माथे पर एक तिलक लगा दिया जो मराठियों में लगाया जाता है। रुद्रम आज एकदम मराठी राजा लग रहा था। उसे देखकर सब लोग खुश हो रहे थे। बाहर खड़ी गाड़ियों को सजाया गया था फूलों से। ढोल नगाड़े के साथ रुद्र रौब से बंगलों से बाहर आया और दूल्हे की गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में उन सब की गाड़ियां सौगात आश्रम की तरफ बढ़ने लगी। रुद्र की गाड़ी में आगे पाटिल बैठा था और रुद्रम के पास उसके बाबा बैठे हुए थे। रुद्रम के चेहरे पर दीवानगी और जुनून सवार था, अपनी शिवाक्षी को देखने का कि वो आज कैसी लग रही होगी। सौगात आश्रम, पूरे आश्रम में धूमधाम मची हुई थी। सबको खबर मिल चुकी थी कि बारात रवाना हो चुकी है और जल्द ही आश्रम के दर पर आने वाली है। ढोल नगाड़े और स्वागत करने वालों को आश्रम के गेट पर खड़ा कर दिया गया था और रुद्र के गाइस पूरे आश्रम के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे ताकि कोई गड़बड़ न हो। अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी शिवाक्षी नजरें झुकाकर शर्मा रही थी और विशु उसे पागलों की तरह देख रहा था। शिवाक्षी नौवारी दुल्हन साड़ी पहनकर ऊपर से नीचे तक गहनों में लदी हुई थी। रुद्रम हल्का सा मुस्कुरा दिया और काकी ने बड़े चाव से उसका स्वागत किया और सब लोग अंदर पहुंच गए। सबको बिठाया गया और नाश्ता करवाया गया। रुद्रम बेचैन और उतावला हुए बैठा था। उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो बस शिवाक्षी की राह ताक रहा था। विशु दौड़ता हुआ सबके पास आया और अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों को जोड़कर बोला, सर्वाचे स्वागत आहे। सब लोग प्यार से उसे देखने लगे। विशु की नजर रुद्रम पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। विशु तुरंत उसके पास आया, बिना किसी भाव से उसकी गोद में चढ़ कर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे देखने लगा। रुद्रम भी बिना किसी भाव से उसे घूर रहा था। विशु ने उसके गाल चूम लिए और कुछ ही देर में रुद्रम ने भी उसके गाल चूम लिए। ये नज़ारा देखकर रुद्रम के परिवार वाले हैरान रह गए। उनका रुद्रम भी ऐसा कर सकता है क्या? वाकई शिवाक्षी के आने के बाद रुद्रम काफी हद तक बदल चुका है। ज्योति जी बोली, रमा जी अब मुहूर्त हो रहा है तो मंडप में चलते हैं, फिर आप शिवाक्षी को भी ले आइए। मैंने रीति को भेज दिया है उसके पास। काकी जी आप सब पधारिए, मैं शिवी को लेकर आती हूँ। शिवाक्षी का नाम सुनते ही रुद्रम के तन बदन में सिरहन पैदा हो गई। उसकी तड़प और बढ़ रही थी। शेखर जी रुद्रम के पास आए और वे सभी लोग जोरों शोरों से ढोल नगाड़े की आवाज के बाद बाहर गार्डन में बने बड़े से मंडप की ओर चल दिए। रुद्रम मंडप के पास आया। उसने अपनी जूतियां उतारी और मंडप में जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। काकी शिवाक्षी के पास आई। वो बेड पर बैठी कांप रही थी और रीति उसे दिलासा दे रही थी। काकी उसके पास आई और उसकी खूबसूरती को देख कर बोली, मेरी बच्ची अब तो अपनी नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है। हिम्मत रख और चल, तेरा दूल्हा तेरा इंतजार कर रहा है बड़ी शिद्दत से। काकी की बात सुनकर शिवाक्षी खड़ी हुई और उनके गले लग गई। काकी ने उसे रोने से मना किया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाने लगी। शिवाक्षी नजरें झुकाकर शर्माती हुई नवेली दुल्हन बनकर बाहर जा रही थी। रुद्रम खामोशी से बैठकर हवन को देख रहा था। तभी उसके कानों में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद करके शिवाक्षी को महसूस किया जो उसके पास ही आ रही थी। रुद्रम ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान तैर गई।
काकी और रीति के साथ शिवाक्षी धीमे कदमों से चलती हुई मंडप की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर सब लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार उमड़ रहा था। शिवाक्षी को मंडप पर लाया गया। उसके पायलों की छन छन सुनकर रुद्रम की कातिल मुस्कान बढ़ती जा रही थी। ज्योति जी उसके पास आई और उसके माथे को चूमकर बोली, खूब सुंदर दिसता है। शिवाक्षी का शरीर शर्म से कांप रहा था। काकी उसे रुद्रम के पास ले गई। रुद्रम की नजर शिवी के खूबसूरत पैरों पर पड़ी, जिन पर गहरी मेहंदी लगी हुई थी और बड़ी बड़ी पायल पहनी हुई थी। शिवी छन छन करती हुई चल रही थी और रुद्रम दीवानों की तरह उसके खूबसूरत पैरों को देखता जा रहा था। शिवाक्षी उसके बगल में जाकर बैठ गई। दोनों की सांसें तेज थी। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। रुद्रम ने हिम्मत की और अपने बगल में बैठी शिवाक्षी की तरफ देखने लगा। रुद्रम की सांसें मानो थम सी गई थी। वो पलके झपकाना भूल गया था, बस अपनी जुनूनी निगाहों से उस खूबसूरती को देखे जा रहा था जो नजरें झुकाकर बैठी थी। रुद्रम ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और नशे से बोला, बाही। रुद्रम ने काफी धीरे बोला था, पर शिवाक्षी ने वो सुन लिया और अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। पंडित जी उनकी तरफ देखकर बोले, वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। रुद्रम का ध्यान शिवाक्षी से हटा। काकी शिवाक्षी की मदद के लिए आगे आईं, तो रुद्रम ने उन्हें रोक दिया और कहा, अब से इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। रुद्रम की बात सबके दिल को छू गई थी। शिवी की आंखों में पानी भर आया। रुद्रम ने उसे जुनून से देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शिवाक्षी ने शर्माते हुए हौले से अपना हाथ रुद्रम के हाथों में रख दिया। रुद्रम उसे लेकर हौले से खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े। रीति वरमाला लेकर उनके पास आई। रुद्रम ने माला ली और झट से शिवाक्षी के गले में डाल दी। तालियां बजने लगी और फूल बरसाने लगे सभी। रुद्रम ने प्यार और शिद्दत से नजरें झुकाकर खड़ी अपनी रसभरी को देखा और बोला, अब और इंतजार नहीं कर सकता, पहना दो मुझे। माला बांध लो खुद से, हमेशा हमेशा के लिए। शिवाक्षी के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। उसने थाल से माला ली और हिम्मत करके अपने सामने खड़े रुद्रम की तरफ देखने लगी। आंखों से आंखें मिलते ही एक अलग ही उमंग और उत्साह पैदा हो गया दोनों के बीच। रुद्रम की कातिल मुस्कान और तेज निगाहें शिवाक्षी को पागल बना रही थी। रुद्रम अपने एक घुटने टेक कर बैठ गया और शिद्दत से शिवाक्षी को देखने लगा। सबके होश उड़ गए। कभी किसी के आगे न झुकने वाला रुद्रम गायकवाड़ आज एक लड़की के सजदे कर रहा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, पर सब लोग बेहद खुश हो गए थे। शिवाक्षी की आंखों में पानी भर आया। उसने प्यार से रुद्रम के गले में माला डाल दी। सब लोग तालियां बजाने लगे और फूल बरसाने लगे। रुद्रम बाड़ा हुआ। उसने फिर से शिवाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हौले से अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रुद्रम अपनी जुनूनी निगाहों से सामने जलते हवन को देख रहा था और शिवाक्षी रो रही थी। उसे अपने आई बाबा की जरूरत थी। रुद्रम कब से खामोश सा बैठकर उसकी तकलीफ को अपने अंदर उतार रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस एक टक हवन की आग को देख रहा था। पंडित कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए। इतना सुनते ही शिवाक्षी के आंसू बहने लगे। सब लोग उदासी से उसे देख रहे थे, पर रुद्रम अभी भी आग को देख रहा था।
शिवाक्षी सुबक सुबक कर रो रही थी, तभी उस के हाथों के ऊपर एक हाथ आया। शिवाक्षी चौंक गई और रोती हुई देखने लगी। उसके सामने उसके आई बाबा बैठे थे, जो आंखों में पानी भरकर उसे देख रहे थे। उन्हें देख कर शिवाक्षी दंग रह गई। उसने तुरंत अपने बगल बैठे रुद्रम की तरफ देखा, जो आग को बिना किसी भाव के देख रहा था। शिवाक्षी दुनिया भर की मोहब्बत लिए अपने मन में बोली, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म कर दिए थे जो आप मुझे मिल गए। आज अपनी उस हर गलती का पछतावा हो रहा है जो मैंने आपके साथ किया था। वादा करती हूँ आपसे कि जिंदगी भर आपके साथ आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। शिवाक्षी की आंखों से पानी बहकर उसके गाल से होता हुआ नीचे गिर गया। शिवाक्षी ने अपने आई बाबा के सामने देखा, जो प्रेम से उसे देख रहे थे। शिवाक्षी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और पंडित जी ने कन्यादान की रस्म शुरू कर दी। शिवाक्षी बार बार रुद्रम के सामने देख रही थी, पर वो अभी तक हवन की आग को शिद्दत से देख रहा था। पंडित जी, वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रीति ने उन दोनों का गठजोड़ कर दिया। रुद्रम ने तुरंत शिवी का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर खड़ा हो गया। पहले 3 फेरों में कन्या आगे रहती है, इसलिए शिवी आगे खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले रहे थे। अग्नि का तेज उनके रिश्ते को रोशन कर रहा था। बाकी 4 फेरों में रुद्रम आगे आया और दोनों ने मिलकर 7 फेरे संपन्न किए। दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने थाली में मंगल सूत्र लेकर आगे बढ़ा दिया। ये वही मंगल सूत्र था जो रुद्रम ने उसे पहनाया था। शिवी को अब समझ आया कि रुद्रम ने उससे मंगल ग्रह क्यों वापस ले लिया था। रुद्रम ने मंगल सूत्र लिया और बड़ी शिद्दत से शिवाक्षी के गले में पहना दिया। शिवाक्षी प्यार से देख रही थी और रुद्रम ने भी उसे प्यार से देखा और वापस अग्नि को देखने लगा। अब पंडित जी ने सिंदूर आगे बढ़ा दिया। रुद्रम ने एक चुटकी सिंदूर लिया और शिवाक्षी की तरफ बढ़ा दिया। रीति ने शिवी के मांग टिके को साइड में किया और रुद्रम ने झट से उसकी मांग भर दी। शिवी की आंखें खुशी से बंद हो गई। कुछ सिंदूर उसके नाक पर गिर गया था। रीति ने मांग टिके को वापस ठीक कर दिया। रुद्रम दीवानगी से शिवाक्षी को देख रहा था, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। शिवाक्षी अब से उसकी सुहागन बन चुकी थी और अब उसे उससे कोई छीन नहीं सकता है। रुद्रम के मांग भरते ही पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की बात सुनते ही रुद्रम ने शिवाक्षी के हाथ थाम लिए और दोनों बेतहाशा प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। रुद्रम और शिवाक्षी आज से पति पत्नी बन गए थे। शादी संपन्न हो जाने के बाद दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और सभी बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने शेखर जी और ज्योति जी के पैर छुए। उसके बाद वो दोनों रमा काकी के पास गए। दोनों झुकने लगे तो काकी ने उन्हें रोक लिया और उनके माथे पर हाथ फेर कर आंखों में आंसू लिए बोली, आप दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो, मेरी यही दुआ है बप्पा से। शिवाक्षी काकी के गले लग गई और रोने जैसी हो गई थी। उसके बाद वो दोनों शिवाक्षी के आई बाबा के सामने जाकर खड़े हो गए। शिवी जैसे ही झुकने लगी, शिवी के बाबा ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके सामने हाथ जोड़कर लाचारी से बोले, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, तेरे साथ कैसा बर्ताव किया वैसा कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता होगा।
पर किसी ने मुझे समझाया कि अपनी एक बेटी को तो हमेशा के लिए खो चुके हो, अब दूसरी के साथ ऐसा मत करना, उसे पूरा प्यार देना, कहीं वो भी आपके दिल से दूर न हो जाए और फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इतना कहकर शिवी के बाबा ने रुद्रम की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के खड़ा था। शिवी की आंखें भर आई, उसने प्यार से रुद्रम की तरारू देखा और अपनी आई के पास चली गई। विद्या जी ने भी उन दोनों के आगे हाथ जोड़ लिए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। शिवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके गले लग गई। आज कई सालों बाद दोनों माँ बेटी मिली थी और खूब जमकर रोए जा रही थी। रुद्रम से शिवी का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बेचैन हुए जा रहा था। उसने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ लिया। शिवाक्षी अपनी आई से दूर हुई, तभी विशु भागता हुआ उसके पास आया और बड़े प्यार से बोला, शिवू, अब तो सब ठीक हो गया और तेरी शादी भी हो गई है, तो अब चले, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सुला देना, मैं थक गया हूँ, आज इतना काम किया ना, चल अपने रूम में चलते हैं। विशु की बात सुनकर शिवाक्षी को और रोना आ रहा था। वो लाचारी से सिर झुकाकर खड़ी थी। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काकी आगे आई और विशु को अपने साथ ले जाने लगी, पर विशु ने कसकर शिवाक्षी की साड़ी को पकड़ लिया और जोर से बोला, छोड़ो मुझे, दूर रहो, मुझे सिर्फ शिवू चाहिए। शिवू, चलना, मुझे नींद आ रही है, सुला देना। शिवाक्षी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी ज्योति जी बोली, माँ जी, वैसे तो हम दहेज में यकीन नहीं रखते, पर आज दहेज के रूप में शिवाक्षी के साथ इस नन्हे से विशु को आपसे मांगते हैं, क्या आप देंगी इसे हमें? शिवाक्षी और काकी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रीति और रेवांश आगे आए और विशु को रेयांश ने अपनी गोद में उठा लिया और बोला, काकी, ये चैम्प तो आप हमें दे दीजिए, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे हम सब। रीति, हाँ काकी, हमारा तो दिल आ गया है विश्व पर, प्लीज मान जाइए ना। काकी ने शिवाक्षी की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। काकी ने हाँ कह दिया। सब लोग खुश हो गए और विशु भी खुशी से रेयांश को चूमने लगा। रेयांश ने उसे नीचे उतारा तो विशु शिवी के पैरों से लिपटकर उसे प्यार से देखने लगा। शिवी ने उसके माथे पर हाथ रख दिया और कहा, तू चलेगा ना मेरे और हैंडसम अंकल के साथ, हमेशा हमारे रहेगा ना विशु? हाँ, मुझे भी आप सब ही चाहिए हो। शिवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर तक सभी ने खाना खाया। उसके बाद शिवी की विदाई का समय हो चुका था। शिवी ने आश्रम के सभी बच्चों को अपने गले लगाया और रोने लगी। आज सभी बच्चे भी रो रहे थे। उनकी शिवू उन्हें छोड़कर जा रही थी। वहां मौजूद हर एक इंसान आंखों में आंसू लिए वो नजारा देखकर शिवी काकी के गले लगकर बुरी तरह से रोए जा रही थी। काकी की भी हालत खराब हो रही थी। इतने सालों तक उन्होंने शिवी के साथ गुजारा और आज वो उन्हें छोड़कर जा रही हैं। शिवाक्षी का रोना बढ़ता जा रहा था। उधर रुद्र की सहन शक्ति अब खत्म होने लगी थी। वो कब से खुद को रोक रहा था, पर अब हद हो रही थी। उसने कस कर शिवाक्षी की बाजू को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, कहा ना मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा, बस करो अब, मत रो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, समझ क्यों नहीं रही हो? शिवाक्षी आंखों में पानी भरकर उसे देख रही थी। उसने रुद्रम का हाथ झटक दिया और अपने आश्रम को देखने लगी, जहां उसकी कितनी यादें थी। उसने एक एक बच्चे को कितनी मेहनत से लाया था और उनकी हर इच्छाओं को पूरा किया था। सब कुछ कितना खूबसूरत था इस सौगात आश्रम में, जहां सिर्फ प्यार और सुकून मिलता है। रुद्रम ने शिवाक्षी
का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ गाड़ी की तरारू ले जाने लगा। पाटिल ने गाड़ी का गेट खोला और रुद्रम ने शिवाक्षी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। बाकी सब लोग भी गाड़ियों में बैठ गए और एक एक करके सबकी गाड़ियां वहां से चली गई। शिवाक्षी मुड़ मुड़ कर अपने आश्रम, बच्चों और काकी को देख रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था और वो रो भी रही थी। उनकी गाड़ी अब काफी आगे बढ़ गई थी। कार में एकदम खामोशी से हुई थी। बस शिवाक्षी की रोने की आवाज आ रही थी, जिससे रुद्रम साहब को गुस्सा आ रहा था। उसने एक बटन दबाया और सारे पर्दे गिर गए। रुद्र ने शिवाक्षी के चेहरे को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्यों परेशान कर रही हो खुद को और मुझे? देखो कितना लाल हो गया है तुम्हारा चेहरा। अब तो रुक जाओ, कहीं नहीं जा रहा है आश्रम, जब चाहो तब यहाँ आ जाना, मिल लेना सबसे, पर फिलहाल के लिए चुप हो जाओ। शिवाक्षी रोनी सूरत लिए बोली, पर अभी रोना आ रहा है, उसका क्या करूं? रुद्रम, मैं हूं ना हर मर्ज का दवा। इतना कहते ही रुद्र उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगा। शिवी शर्म से पानी पानी हो रही थी, उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर हमला किया जा रहा था। कुछ देर बाद रुद्रम ने उसे छोड़ा और नशे से बोला, वैसे नौवारी साड़ी खोलने में काफी दिक्कत हो सकती है। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी शर्म से लाल हो गई और बोली, बदमाश बनते जा रहे हैं आप। रुद्रम, आज पहली बार पता चला क्या? वो हसीन रात याद नहीं है क्या सबरी? अरे हाँ, उस रात तुम पर तरस खाकर थोड़ी रह भी दिखा दी थी, पर कोई बात नहीं, आज कोई रहम नहीं होगा, आज तो बस बेरहमी ही होगी सीएम साहब की। शिवाक्षी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और रुद्रम ने उसे अपने सीने पर लगा दिया। कुछ देर बाद सभी गाड़ियां गायकवाड़ विला में पहुंच गई। उनके आते ही ढोल नगाड़े बजने लगे। ज्योति जी पहले ही विला के अंदर चली गई। पाटिल ने गेट खोला तो रुद्रम एक राजा की तरह अपनी रानी का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर आया। शिवाक्षी नहीं, नवेली दुल्हन थी, इसलिए चुपचाप सहमी हुई उसके पास खड़ी थी। विशु खुशी से उछल रहा था उस विला को देखकर। रुद्र और शिवाक्षी आगे बढ़े और विला के गेट पर ज्योति जी आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनके आते ही उन दोनों की आरती उतारी गई और शिवाक्षी कंकु कुमकुम की थाल में पैर रखकर अपने पैरों के निशान पूरे घर में छापने लगी। दुल्हा दुल्हन बंगलों के अंदर आए। ज्योति जी, अब रात हो चुकी है, सब लोग थक भी गए हैं, तो बाकी की सभी रस्में कल की जाएगी। रीति, जाओ तुम्हारी वहिनी को उसके कमरे में ले जाओ। रीति आगे आई और शिवाक्षी के हाथ को पकड़कर बोली, आइए वहिनी। शिवाक्षी का दिल उसके बस में नहीं था, वो रीति के साथ साथ चलती जा रही थी। लॉबी से होते हुए वो दोनों एक कमरे के सामने पहुंच गए। रीति ने डोर खोला और शिवी का हाथ पकड़कर उसके अंदर ले गई। रूम में आते ही शिवाक्षी हैरान रह गई। पूरा कमरा सजा हुआ था, बेड पर भी गुलाब के फूलों बिखरे हुए थे। रूम में डीम लाइट जल रही थी। कमरे में एक हसीन खुशबू आ रही थी, जिससे कोई भी बहक जाए। रीति ने देखा शिवी घबरा रही थी तो वो उसके पास आई और उसकी ठोड़ी पकड़कर प्यार से बोली, आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, घबराइए मत। सब कुछ भाई के ऊपर छोड़ दीजिए, हम सब जानते हैं कितना प्यार करते हैं वो आपसे। वहिनी, कल मिलते हैं, ऑल द ईयर। इतना कहकर रीति तेजी से रूम से
बाहर चली गई और डोर को बंद कर दिया। शिवाक्षी पूरे कमरे को देखकर शर्मा रही थी। हालांकि उसके और रुद्रम के बीच पहले से ही पति पत्नी वाले रिश्ते हैं, उन दोनों के बीच कुछ बाकी नहीं रहा था, पर फिर भी उसे अपने रुद्रम साहब से शर्म आ रही थी। शिवाक्षी सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए, बेड पर बैठ जाए या यहीं खड़ी रहकर सीएम साहब का इंतजार करना चाहिए। वो सोच ही रही थी कि तभी डोर खुलने की आवाज सुनाई दी। शिवी सहम गई और चुपचाप खड़ी हो गई। रुद्रम गेट खोलकर रूम के अंदर आया। सबसे पहले उसे सामने पीठ करके खड़ी उसकी रस भरी दिखाई दी। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रूम का डोर लॉक कर दिया और पूरे कमरे की खूबसूरती को देखने लगा। रुद्रम धीमे कदमों से शिवी की तरफ बढ़ने लगा। शिवी की धड़कनें तेज होने लगी थी जैसे जैसे रुद्र उसके करीब आ रहा था। रुद्रम उसके एकदम पास आ गया और उसके लटकते पल्लों को पकड़कर उसकी महक लेने लगा। उसकी आंखों में नशा छाने लगा था। दूसरे हाथ को उस ने शिवी की कमर पर रख दिया और बड़े नशीले अंदाज में हाथ फेरते हुए उस के गोरे से पेट पर ले गया और फेरने लगा। शिवाक्षी बहकने लगी थी और आंखें बंद किए उसकी छुअन को महसूस करने लगी। रुद्रम ने कसकर उसका पेट दबा दिया। शिवी की कराह निकल गई। रुद्रम ने उसके अपनी तरफ घुमाया। रुद्रम की आंखों में तलब नजर आ रही थी। उसने अपनी खतरनाक निगाहों से शिवी के झुके हुए चेहरे को देखा और बोला, अब कहाँ जाओगी बचकर? बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, बहुत। हर बार मुझसे दूर जाने की कोशिश, मुझसे बगावत करने की कोशिश की है मेरी रसभरी ने, पर अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अब तो यूं रहना होगा उम्र भर। शिवाक्षी ने अपनी नजरें उठाकर उसके आकर्षक चेहरे को देखा और प्यार के नशे में चूर होकर बोली, अब कहीं जाना भी नहीं चाहती, बस आपकी होकर रहना चाहती हूँ। मुझे खुद में बसा लो, अपना बना लो हमेशा के लिए मेरे रुद्रम साहब। शिवाक्षी की बात और नशीली आवाज सुनकर रुद्रम अपना होश खो बैठा। उसने कस लिया पीछे से शिवी के बाल पकड़ लिए और उसके होठों पर टूट पड़ा। आज दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चूम रहे थे। रुद्रम शिवी पर हावी हो रहा था। वो उसे चूमता हुआ कभी दीवार से टकरा रहा था तो कभी अलमारी से। दोनों होश खोकर एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे। रुद्रम ने उसे दीवार से सटा दिया गया। शिवाक्षी तेज तेज सांस ले रही थी। रुद्रम ने अपना शाही शॉल नीचे गिरा दिया और सीधा शिवी के गले में घुस गया और वहां है चूमने लगा। शिवाक्षी की सिसकियां निकलने लगी थी। उसने कसकर रुद्रम के बालों को पकड़ लिया। रुद्रम रुका। उसने शिवाक्षी का हार निकालकर जमीन पर गिरा दिया। मुंह से उसके कानों के झुमके खोल दिए और कान को तेज काट लिया। शिवाक्षी और रुद्रम अपने होश खो बैठे थे। दोनों पर सनक सवार थी एक दूसरे को पाने की। रुद्रम उसके गले को चूमने लगा। शिवाक्षी ने और कसकर उसके बाल पकड़ लिए। रुद्रम नीचे अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को शिवी के ऊपर नीचे होते पेट पर फेरने लगा। शिवाक्षी गहरी सांस ली। रुद्रम ने उसके पेट में अपना मुंह घुसा दिया और उसे चूमने लगा। रुद्रम ने जोर से शिवाक्षी के पेट को पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। शिवाक्षी जमीन पर थी, दीवार से सटी हुई, और रुद्रम उसके पेट में मुंह डालकर उसे महसूस कर रहा था। रुद्रम पागल हो चुका था, अपनी सारी हदें लांघ रहा था। कुछ देर बाद वो तेज सांस लेते हुए शिवाक्षी के चेहरे के पास आया। शिवी ने आपके दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया और दोनों बेतहाशा जुनून से एक दूसरे को देखने लगे।
रुद्रम, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम सोच भी नहीं सकती इतना। शिवाक्षी मदहोशी से बोली। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ सीएम साहब। दोनों प्यार की दुनिया में चले गए। रात के 2 बजे रुद्रम ने अपना माथा शिवी के माथे से भिड़ा दिया और दोनों तेज तेज सांस लेने लगे। कुछ देर तक सांस लेने के बाद रुद्रम दोबारा शुरू होने लगा तो शिवी ने उसे धक्का लगा दिया और बेड पर सिमट कर बैठ गई। रुद्रम अपनी कातिल निगाहों से उसे देखता हुआ उसके करे जाने लगा और बोला, आओ मेरे पास आओ। आओ ना। रुद्रम के कातिल मुस्कान और चेहरे को देखकर शिवाक्षी डर रही थी। उसने खुद को तकिए से कवर किया और बोली, बस करो अब, सो जाओ और सोने दो। रुद्र तिरछा मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरी रसभरी आज नहीं रुकना है। आज तो तुम्हारी हर बेरुखी का हिसाब लेना है। आओ अपने सीएम साहब के पास आओ वरना। शिवाक्षी हकलाते हुए बोली। वरना क्या? हाँ बोलो। वरना क्या? रुद्रम ने उसके हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे अपने नीचे दबोच लिया। दोनों का प्यार फिर से शुरू हो गया। शिवाक्षी ने भी अब कोशिश करना छोड़ दिया और उसके प्यार को झेलने लगी। मुंबई के मलाड एरिया में एक पुरानी की बिल्डिंग थी जिसका काम काफी सालों से रुका हुआ था। उसी बिल्डिंग के 10वें माले पर लूकस गुस्से में तिलमिला रहा था। वो उस अजीब और डरावनी जगह पर इधर से उधर टहल रहा था। उसने उसके पैरों के पास न जाने कितनी ही शराब की बॉटल्स टूटी फूटी पड़ी थी। सामने एक और आदमी खड़ा था जो परेशानी से कुछ सोच रहा था। लूकस रुका और अपने सामने रखी लकड़ी की टेबल पर जोर से मुक्का मारकर अपने दांत पीसते हुए बोला, इस सीएम ने तो अपना काम ही रोक दिया है। मुझे कैसे भी करके इंडिया से बाहर जाना है, पर इसने पूरे स्टेट की बॉर्डर सील कर दी। बिना चेकिंग के किसी को जाने ही नहीं दे रहे हैं। गलत तरीके से भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे सारे आदमी जो इंडिया के बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन थे, उन्हें तो इस सीएम ने जेल भेज दिया है। अब यहाँ कोई वफादार नहीं बचा है। कैसे जाऊं मैं इंडिया से बाहर? क्या करूं? मेरे रास्ते के ये 2 कांटे हैं, इन्हें कैसे हटाऊं? लूकस की बात सुनकर सामने खड़े आदमी की आंखें छोटी हो गई। उसके दिमाग में कुछ आने लगा। वो गहरा सोचते हुए बोला, एमा लूकस, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या इस सीएम और उस गुमनाम आदमी में? लूकस हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? आदमी देखिए, वो गुमनाम आदमी दुनिया से उन्हीं आतंकवादियों को मार रहा है जिनका कनेक्शन इंडिया से है। मतलब वो इंडिया के लिए काम कर रहा है। और एक ये सीएम है जो अपने राज्य में से उन्हीं आदमियों को पकड़ा रहा है जो कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे और अपने से मिले हुए थे। आज वो सब के सब जेल की चक्की पॉस रहे हैं और इधर हम लोग फंसे हुए हैं। आप कुछ समझ रहे हैं? लूकस का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से से कहा, कहीं ये 2 आदमी एक ही तो नहीं? कहीं वो गुमनाम आदमी ही ये सीएम तो नहीं? या फिर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और इंडिया के लिए काम कर रहे हैं? कुछ तो बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे तो इस सीएम पर आते ही शक हो गया था। ये कुछ अलग ही आदमी है। मुझे शिंदे ने भी बताया था कि उसका जीना हराम कर दिया है। इस सीएम ने उसके सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए हैं और बाकी नेताओं ने भी मुझे कहा था, पर उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा जवान खून है, लगी होगी ईमानदार बनने की सनक, तभी ऐसा कर रहा होगा। पर मुझे क्या पता था कि ये तो बहुत बड़ी गेम प्लान कर रहा था हम सब के खिलाफ। ब्लडी मैन, वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। ये उसका ही प्लान था कि मैं इंडिया में आऊं और वो मुझे पकड़ ले।
ओह शीट, मैं उसके प्लान में फंस गया हूँ। उसने अपनी चालाकी चल दी। मुझे कैसे भी करके इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, वरना वो मुझे छोड़ेगा नहीं। लूकस की बात सुनकर वो आदमी भी घबरा गया और बोला, एमा लूकस, मैंने बहुत पता किया है, पर हम बिना चेकिंग के बाहर नहीं जा सकते हैं, और आपकी चेकिंग हुई तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा सबको पता है। सारे देशों की पुलिस आपको ही तो ढूंढ रही है। अब हम कुछ और सोचना होगा। लूकस, इस सीएम को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे सारे काम खराब कर दिए हैं। अगर ये सीएम और वो गुमनाम आदमी एक ही इंसान है, तो हमें इसे मारना ही होगा, वरना वो मुझे मार देगा। वैसे भी इंडिया में मेरे पास कोई पावर नहीं है। जो भी है इंडिया से बाहर ही है, और बाहर में जा नहीं पा रहा। आदमी सुना है सीएम की शादी हुई है आज ही, वो भी बड़े चुपके चुपके। किसी को उसकी बीवी की शक्ल तक पता नहीं चली है। सीएम का आज तक का हिस्ट्री बोलता है कि वो लड़कियों से दूरी बना कर रखता है, पर उसने शादी कैसे कर ली, क्या बात है। लूकस के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो राक्षस की तरह हंसते हुए बोला, लव 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 एंड लव। इस सख्त सीएम को लव हुआ है, तभी तो शादी कर बैठा अपनी माशुका से। जॉनी, एक बात तो है, ये लव अच्छे अच्छों को डुबाता है, तो अब बारी है अपने सीएम की। कितना भी मजबूत आदमी क्यों न हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है। और देख, इस सीएम की कमजोरी इसकी बीवी ही होगी। पता कर इनके बारे में, छोटी से छोटी बात मुझे बता, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, तो इंडिया में रहकर इस देशभक्त को बर्बाद तो कर ही सकता हूँ। जॉनी, एमा लुकस पर जहां तक इसके बारे में सुना है कि ये आदमी बहुत डेंजरस है, इसका गुस्सा बहुत बुरा है। इसने इतनी बड़ी चालाकी की है, इतने खतरनाक काम किए हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी बीवी की सुरक्षा के लिए भी कुछ खास ही किया होगा, क्योंकि है तो इसका प्यार ही। और इस सीएम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, तो इसकी बीवी तक पहुंचना तो और भी मुश्किल होगा। लूकस, बात तो तेरी एकदम सही है। हमें भी कोई बहुत बड़ा प्लान बनाना होगा, कोई गहरी चाल चलनी होगी, तभी वो सीएम हमारे जाल में फंसेगा। मुझे उसे किसी भी कीमत पर बर्बाद करना है, बहुत बुरी मौत मारना है, और वो मैं करके रहूंगा। इतना कहकर लूकस राक्षसी हंसी हंसने लगा। उसके चेहरे पर शैतान हावी हो रहा था। उसे अब सीएम को किसी भी कीमत पर हासिल कर उसे मारना था। वो कोई बड़ी साजिश रचकर उसे बर्बाद करेगा। ये काली रात गुजर गई। अगली सुबह पूरे विला में धूमधाम मची हुई थी। ज्योति जी सभी नौकरों को ऑर्डर दे रही थी और काम करवा रही थी। शेखर जी लाल कुर्ता पायजामा पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। रीति और रेयांश भी तैयार होकर विशु के साथ बातें कर रहे थे। रुद्रम और शिवाक्षी अभी भी अपने कमरे में ही थे। विशु रीति की गोद में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। अचानक उसे शिवी की याद आई और वो बोला, शिवू कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो तो सुबह जल्दी उठ जाती है, पर आज तो अभी तक आई ही नहीं है। रेयांश और रीति को हंसी आ गई और रीति उसके गाल को चूमते हुए बोली, तुम्हारी शिवू और हमारी वहिनी अपने रूम में है अपने पति के साथ। कल उनकी शादी हुई थी ना, तो वो थक गई होगी, इसलिए अभी तक सो रही है। विशु, अरे उसे हैंडसम अंकल के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया? वो पक्का उसे परेशान कर रहे होंगे, मेरी भोली शिवू। विशु की बात सुनकर रीति और रेयांश हैरान रह गए।
रियांश को खांसी आ गई और वो अपना फोन चलाने लगा। रीति ने बात को संभालते हुए कहा, वो दोनों साथ में ही रहेंगे, तुम गेम पर ध्यान दो। विशु, मैं शिवू को बुला कर लाऊं, वो मुझे याद कर रही होगी। रीति, अरे नहीं नहीं, वो आ जाएंगी, तुम गेम खेलो। विशु ने मुंह बिगाड़ा और गेम खेलने लगा। आज शिवाक्षी और रुद्रम के और कुछ रस्में होने वाली थी जिसकी तैयारी धूमधाम से चल रहा थी।